नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की तीसरे नंबर की क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर की क्लास शायद है ना? हाँ, चौथे नंबर की। ठीक है, आज यानी वर्ण विचार का फाइनल कर देंगे। ठीक है भाई। और एक चीज़ और, अगर किसी को हिंदी की पीडीएफ की ज़रूरत है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ हमारी कुछ इस शेप में है, टॉपिक में। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, हिंदी की हमारी पीडीएफ इस तरह से बनी हुई है। आप आराम से एक बार में कहीं से भी निकलवा सकते हैं, एक पेज पे आराम से आ जाएगी। इस तरह से पूरा टॉपिक है। ये हमारी हिंदी की क्लास हो जाती है। और अगर उत्तराखंड की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उत्तराखंड की क्लास भी शुरू से चल रही है और उसमें भी 2-3 क्लास हो चुकी है बिल्कुल शुरुआत से। ये उन बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूँ जिन्होंने कभी उत्तराखंड नहीं पढ़ा और जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए है क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? चलो जी, चलो जी। इसमें हमने देख लिया था वर्ण विचार, हमारा टॉपिक चल रहा था कि भाई वर्ण विचार चल रहा था। वर्ण विचार हमने वायु के आधार पे देख लिए थे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना? वायु के आधार पे हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? 2। एक को कहा था अल्प प्राण, एक को कहा था महाप्राण। ठीक है, अघोष सघोष वो हमने शायद पढ़े नहीं, आज वो देखेंगे हम क्या, अघोष और सघोष की। ठीक है, अगर बात करें, पूछ लेगा इसमें कि बताएं, वर्ण विचार की बात करें, कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो जाते हैं? भाई समझ में आ गई? कंपन के आधार पे कितने भेद होंगे? तो हम कहेंगे कंपन के आधार पे व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। एक को कहा जाता अघोष और एक को कहा जाता सघोष। पहले नंबर पे अघोष और दूसरे पे सघोष। अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहली बात कर लेते हैं अघोष। अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? अघोष व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मैंने पहले भी बता दिया, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है उसे क्या बोलते हैं? हम अघोष। उसे क्या बोलते हैं? अघोष। अल्पप्राण महाप्राण क्लियर कर लिया था हमने। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी पहला और हम कहें तो दूसरा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता अघोष। ठीक है भाई, इनका कोड याद रखेंगे। अघोष का कोड क्या बनेगा? 12। अब बाकी जो बचे होंगे, जो बाकी बचे होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी सघोष होंगे। होंगे नहीं होंगे? और ध्यान रखना, अघोष में हमें क्या ध्यान रखना? उष्मक व्यंजन। अघोष में हमें क्या ध्यान रखना है? उष्मक व्यंजन। यानी अघोष का कोड 12 भी है और साथ में इसमें क्या काउंट करते हैं हम? उष्मक व्यंजन। तीनों स, इसमें ह को काउंट नहीं किया जाता, ह को काउंट नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अघोष का कोड कितना बताया? 12। और उष्मक व्यंजन भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद अब बात कर लेते हैं सघोष। सघोष को घोष वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सघोष को घोष वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, फिर चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सघोष, या इसे बोलते हैं हम घोष। क्या बोल देते हैं? घोष बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कोड क्या बनने वाला है? 345, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे क्या होंगे? ये हम कहेंगे सघोष। और ध्यान रखना जरा, सघोष को घोष के नाम से भी जानते हैं और इसमें क्या आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगर अघोष में क्या आएंगे? उष्मक व्यंजन। कोड क्या बना? 12, यानी पहला और दूसरा। सघोष की बात करूं, सघोष का कोड क्या है? 345। इसमें क्या आ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। बताओ दिक्कत है क्या कुछ? क्लियर हो गया? किसके आधार पे पढ़ रहे हैं हम इन्हें? कंपन के आधार। कंपन के आधार पे अगर पूछ लिया जाए, कंपन के आधार पर अगर पूछ ले व्यंजन के कितने भेद होंगे? 2। एक को कहा अघोष, दूसरे को सघोष। अगर अघोष का कोड कितना? 12 के साथ में क्या याद रखना? उष्मक व्यंजन। ह को काउंट नहीं करते, ह को काउंट नहीं। अगर सघोष की बात करें, सघोष का कोड क्या होगा? 345 होगा, लेकिन उसमें क्या याद रखना? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। इतना क्लियर हो गया? य, र, ल, व। ठीक है, आगे चले।
सघोष क्लियर हो गया, अघोष क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हम पर्यटन के आधार पर। अगर व्यंजन के भेद कहें तो कितने होते हैं? 8। कभी पूछेगा नहीं पर्यटन के आधार पर कितने भेद होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। पर्यटन के आधार पर स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ रखे हैं, पढ़े नहीं पढ़े? तो कितनी होती है इनकी संख्या? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन एक पहले नंबर पे क्या है? यानी स्पर्श। फिर दूसरा क्या है? स्पर्श संघर्षी, फिर नासिक्य, फिर पार्श्विक, फिर परकंपित, और फिर उत्सित, और फिर संघर्षी, और फिर अर्धस्वर। यहाँ पे आके हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? फाइनल। अब इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं, है ना। देखो, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुख के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। तरीका बता रखा पहली वाली क्लास में, है ना। लिखना बराबर क्या? खचट कप। बोलना बराबर कतम दो। ठीक है। सबसे ऊपर ह पढ़ा था हमने, फिर क्या पढ़ा था? यस, फिर रस, फिर लस। सबसे ऊपर कौन सा स देखा था? फिर उससे षटकोण वाला, फिर सबसे छोटा, यही तो देखा था। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे चले। इसके बाद स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? पहले तो समझ लेते हैं। स्पर्श संघर्षी उन्हें कहा जाता है जब जीभ, यानी जो क्या बोलते हैं, तालु व्यंजनों को हम क्या बोल देते हैं? स्पर्श संघर्षी। जब जीभ कहाँ लगती हो? तालु से, तालु से लगती हो, संघर्ष करती हो तालु के साथ में, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो इसमें जो यानी च वर्ग है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये तालु से ही तो बोले जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्ष। यानी तालु व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नासिक के पढ़ रखा हमने अच्छे से, जो नाक की सहायता से बोले जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? नासिक के। यानी पांचवा वर्ग पूरा क्या होता है? नासिक के। होता नहीं होता? इसके बाद पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है ना, वो किसे स्पर्श करती है? मसूड़ों को। पार्श्विक उन्हें कहेंगे जब जीभ कहाँ लगती है? मसूड़ों से। और इसमें केवल एक ही है पार्श्विक, बस याद रखना है। पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है? एक है। वो भी कौन सा है? ल। पूछ लेगा पार्श्विक व्यंजन जब जीभ कहाँ लगे? मसूड़े। जब हम पढ़ते से ल, तो मसूड़े से लगती नहीं लगती? तो संख्या केवल कितनी? एक। वो भी कौन सा है? ल। इतना समझ में आ गया। अगर कहता स्पर्श संघर्षी तो 4 दिखाई दिए हमें, यानी च वर्ग पूरा किसमें आता है? स्पर्श संघर्षी। परकंपित। परकंपित का मतलब जब जीभ कंपन करती हो, लहरें मारती हो, उसे हम क्या कहते हैं? परकंपित। जैसे कहा गया र, तो जब हम जीभ बोलेंगे र को, तो जीभ क्या करती है? कंपन करती नहीं करती? तो इसकी संख्या केवल कितनी? एक। समझ में आ गया। अगर तालु व्यंजन स्पर्श संघर्ष की देख रहे हैं हम 4, च वर्ग पूरा किसमें? तालु में। फिर हमने कौन सा देखा? दूसरा हमने देखा नासिक की। नासिक के का मतलब जो नाक की सहायता से बोले जाए, 5वां वर्ग पूरा का पूरा। फिर पार्श्विक व्यंजन केवल संख्या 1 है, पार्श्विक व्यंजन की संख्या केवल 1। कौन सा है? ल है। क्लियर हो गया। इसके बाद परकंपित की बात करूं, परकंपित में केवल एक र। आगे चले। इसके बाद आ जाता उत्सिप्त व्यंजन। अब पहले भी पढ़ा रखा है, जिसके उच्चारण में जीभ क्या लेती हो? झटके। इन्हें दिगु व्यंजन भी कहा जाता है, पर कम इन्हें उत्सिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या कितनी? 2, ड और ढ। समझ में आ गया। इसके बाद संघर्षी व्यंजन कितने होंगे? फिर संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? संघर्षी पूछ लेगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण करे, है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण करे उन्हें क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तीनों स दिखाई दिए, उष्मक व्यंजन दिखाई दे रहे, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना फज खज है, तो यहाँ पे 3 ही है, लेकिन शब्द बना दिया खज और या फज खज, याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना संघर्षी जब वायु क्या करे? घर्षण करे, उन्हें क्या बोलते हैं हम? संघर्षी। संख्या कितनी? 4। अब देख लो उष्मक में भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में हम कहाँ देखते हैं? अल्प प्राण में भी देखते हैं, साथ में अल्प प्राण में, महाप्राण में भी दिखाई दे रही है।
फिर इसके बाद हम कहाँ देख रहे हैं इसे, अघोष में भी देख रहे हैं, समझ में आ गया, उष्मक में भी देख रहे हैं। तो इन्हें हमें क्या उसी तरीके से याद करना जिस तरीके से मैंने बताया, समझ में आ गई बात। फज कज कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो हमेशा ध्यान रखना जरा, ठीक है। इसके बाद अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहा जाता है, जिनके उच्चारण में दोनों होंठ आपस में क्या करते हो, पास आते हो, दोनों होंठ क्या आते हो, पास आते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। याद रखेंगे दो संख्या है, य और व, तो बस ध्यान रखना अर्धस्वर की संख्या कितनी है, तो दो, एक य और दूसरा व, एक क्या हो गया य और दूसरा व, इतना क्लियर हो गया। एक कभी कभी पूछ लेता काकल्य, काकल्य व्यंजन केवल ध्यान रखना परिभाषा से मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखना काकल्य व्यंजन केवल एक है ह। काकल्य कितने हैं, एक, परकंपित कहा तो एक, अगर पार्श्विक कहा तो एक, पार्श्विक व्यंजन ल, ठीक है, परकंपित कहा र, परकंपित र, ऐसे काकल्य भी एक ही है ह, याद रहेगा। इसके बाद आगे चले गए, वृत्तस्य ध्वनिया, कभी कभी यहाँ से भी पूछ लेता है, वृत्तस्य ध्वनिया, इसमें याद रखना है नरसल, वृत्तस्य में क्या याद रखना है, नरसल, ठीक है, न र स ल। अब ध्यान रखना वे वर्ण जिनका उच्चारण यानी दंत, हम कहते हैं दंत यानी दांतों की सहायता से, वृत्तस्य यानी मसूड़े के सहयोग से हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तस्य व्यंजन कहा जाता है। नरसल इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लुठिंत। अब परकंपित था जो, उसे लुठिंत भी कहा जाता है, परकंपित था जो यानी र था, उसे क्या बोलते हैं, लुठिंत। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मुड़कर तेजी के साथ मसूड़ों को स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं, लुठिंत। और यहाँ पे क्या आ गया, र, जैसे परकंपित हमने र पढ़ा, तो परकंपित हम लुठिंत में भी पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। और इसके बाद लास्ट, र ऐसा वर्ण है जो परकंपित भी है, लुठिंत भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है, कई जगह कैटेगरी में से प्रयोग किया गया, समझ में आ गया। और र की संख्या अगर हम कहें केवल क्या है, ये र, ठीक है। आज इसमें इतना ही था, इसमें और ज्यादा इसमें नहीं लगा, आज टॉपिक हमने कर दिया ये फाइनल, समझ में आ गया। काकल्य क्या हो गया, ह हो गया, परकंपित क्या हो गया, र हो गया, और अगर कहता पार्श्विक, पार्श्विक हो गया ल, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। कल इसके ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, तब और अच्छे से हो जाएगा, है ना, ठीक है।